आज पहले हम एक्ट्स कर लेते हैं, उसके बाद हम नेशनलिज्म करेंगे। ठीक है, आज पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्ट्स। जो मैंने बोला था कि एक बैकग्राउंड दूंगा मैं आपको, जितने भी एक्ट्स हुए हैं अंग्रेज़ों ने जो हमारे देश में लाए हैं उनका एक बैकग्राउंड, और उसके बाद हम नेशनलिज्म वाला टॉपिक लेंगे। ठीक है, आज वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 1773 से स्टार्ट हो जाती है। कब से? 1773 से, रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, तो 5-6 एक्ट्स हैं, ये हम आज करेंगे, उसके बाद हम नेशनलिज्म का टॉपिक लेंगे। आप देखो, इसमें सिंपल ज़्यादा कुछ है नहीं है। सिंपल ये है कि अंग्रेज़ इंडिया में आए, जब वो आए तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली डेवलप्ड था। अब अंग्रेज़ों का कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखना पहले, जब अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ऑनवर्ड्स, उससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है जिन्होंने हमारा बनाया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम तो ये जानते हैं अभी तक के इसने B.R. अम्बेडकर ने बनाया, राइट। बट B.R. अम्बेडकर ने जो बनाया वो उससे पहले 80% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना हुआ था, 80%। तो B.R. अम्बेडकर ने कुछ चेंजेस वेंजेस करके 20% उसको थोड़ा बदलाव लाके फाइनल शेप दे दी। बट 80% जो स्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी तैयार था। 1947 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी 80% रेडी था। सबसे बड़ा एक्ट हमारे देश में आज तक पास हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 47 में आज़ादी मिली, 35 में बहुत बड़ा एक्ट जो है वो अंग्रेज़ों ने ही पास किया है। अब ये जो 35 वाला एक्ट है ये एक झटके में नहीं बन गया कि एक साल लगाया उन्होंने और एक 1935 वाला एक्ट पास कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। मीन्स ये नहीं है कि यहाँ से उसकी शुरुआत उन्होंने की, उसकी नींव जो है, फाउंडेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती। मीन्स छोटे छोटे चेंजेस लाने अंग्रेज़ों ने इस ईयर से ही स्टार्ट कर दिए थे। सवाल ये पैदा होता है क्यों? क्योंकि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में रूल करने जाता है तो कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं रूल करने के लिए। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने 1773 से ही स्टार्ट कर दिए बनाने। अब मैंने ये बात भी कही थी कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली डेवलप्ड था। जब उनका खुद का डेवलप था तो वही चेंजेस वो यहाँ पर लाएंगे हमारे देश में भी सिमिलर चेंजेस। अब दूसरी तरफ जब आप बुक्स खोलोगे तो पढ़ोगे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, कभी नेट गूगल खोलोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट इज़ अनरिटन। क्या? अनरिटन। हमारे वाला तो रिटन है बट उनका अनरिटन है। अमेरिका का रिटन है, फ्रांस का रिटन है, स्वीडन का रिटन है, लेकिन यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर ये मैंने स्टेटमेंट, आप बोलोगे सर ने ये स्टेटमेंट कैसे दे दी कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली डेवलप्ड था। अब मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है बट 14th सेंचुरी में, जिसको हम 1428 या 1425 ऐसे कुछ है, उसको एक्चुअली 14th सेंचुरी नहीं 15th सेंचुरी बोलते हैं क्योंकि एक आगे चलती है ना। तो 15th सेंचुरी में उनका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में आ गया था। बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि अनरिटन है, तो फॉर्म में कैसे आ गया? अब इसका मतलब ये है, although Britain constitution is known as unwritten constitution, but actually it is not unwritten, it is written, but it is very less written. कुछ 14-15 पेजेस में वो लिखा हुआ है, सिर्फ 14-15 पेजेस में।
हमारा ये वाला 1000 पेजेस में या 2000 में होगा। मेरे को तो मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 1000-2000, हमने तो बुक्स पढ़ी है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना देखा हमने, बट ऑलमोस्ट इतना होगा, 1000-2000 5000 वर्ड्स का भी हो पेजेस का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों का 4-5 पेजेस, 10-11 मैक्सिमम 10-11 पेज में उनका सीमित है। अब पूरे वर्ल्ड जो 15th सेंचुरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और आप कहीं पे बुक्स में ये भी पढ़ोगे कि बहुत सारे कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर हुआ यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो 14-15 पेजेस में क्या ऐसा लिख दिया उन्होंने कि पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन उससे इंस्पायर हुए। मैग्ना कार्टा देखोगे आप, वहाँ पर लिखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मैग्ना कार्टा क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है? डाइसी ने दिया था रूल ऑफ लॉ, उसका वहाँ का ही अंग्रेज़ था। बेसिकली ये बेसिक लॉ, देखो लॉ 3 तरह का होता है, लॉ इज़ ऑफ 3 टाइप्स। देख लेते हैं इसको। अगर हम लॉ की बात करें तो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, तीसरा पता किसी को, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब कुछ वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो सिविल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन बनाते हैं। कुछ जो होते हैं वो क्रिमिनल लॉयर बन जाते हैं, वो मर्डर के केसेस, टेररिज्म के केसेस को सॉल्व करते हैं। और जो तीसरे होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स बन जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करते हैं और वहाँ पे जज भी बनते हैं। जो जज बनते हैं वो तीनों केसेस में बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाले बनते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज क्रिमिनल के केस भी हैंडल करते हैं, ये भी करते हैं और ये भी करते हैं, है ना। सिमिलरली हाई कोर्ट के भी। कहने का मतलब ये है, लॉ की बेसिकली 3 ब्रांचेज होती है। अगर कोई LLB करता है तो वो तीनों ब्रांचेज पढ़ता है। अब हम भी तो पॉलिटी पढ़ेंगे, तो क्या हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे? हाँ, हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही पढ़ना है। तो आपका सिलेबस में सिर्फ यही है, ये 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप बच गए, एक तो ये आपका सिलेबस कम हो गया। अब सवाल ये बनता है कि हमारे सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्यों दिया? क्योंकि आप IAS ऑफिसर बनोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए। ये नहीं होगी कल को आपको आके कोई सरपंच आके बुद्धू बनाकर चला जाए, या पुलिस का कोई बंदा आपको, आप DC हो तो आपको बुद्धू बनाकर चला जाए। क्योंकि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो पुलिस वाला बंदा भी एक आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, है ना। हाँ ठीक है, पुलिस वालों को फर्दर ट्रेनिंग दी जाती है क्रिमिनल लॉ में, जैसे IPC की सारी सेक्शंस, RPC की सारी सेक्शंस, CRPC की सारी सेक्शंस उनको पता होती है जब वो IPS की ट्रेनिंग करते हैं हैदराबाद में, ठीक है ना। लेकिन IAS को भी ये CRPC IPC की सारी ट्रेनिंग दी जाती है जब वो मसूरी में ट्रेनिंग करते हैं। तो IAS ऑफिसर को भी ये सारी सेक्शंस पढ़ाई जाती है। बट अभी के लिए आपने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही पढ़ना है। उसमें क्या क्या आएगा? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रेसिडेंट की पावर, गवर्नर की पावर, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, दिस दैट, ठीक है, यही आएगा। तो बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि यूनाइटेड किंगडम ने जो लॉ बनाया उसमें सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तीनों आए। उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात अगर हम करें तो वो 15th सेंचुरी में लिखा गया और सिर्फ 14-15 पेजेस में उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तभी उसको अनरिटन बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 14-15 पेजेस में क्या वो पूरा का पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए? नो, नहीं आए। तो फिर अगर आपसे कोई प्रीलिम्स में पूछ ले कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है, तो उसका एक ही वर्ड है जो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन तो अनरिटन है, तो फिर वो चलता कैसे है? तो वो चलता है थ्रू कन्वेंशंस। ये वर्ड याद रख लो, बड़ा काम आएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK रन्स थ्रू कन्वेंशंस। अब ये कन्वेंशंस क्या होती हैं? कन्वेंशंस होती हैं रीति रिवाज, जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है रीति रिवाज है, कन्वेंशन है। रीति रिवाज एक टाइप है कन्वेंशन की। कन्वेंशन बहुत ब्रॉड टर्म है।
कन्वेंशन के अंदर रीति रिवाज आ जाते हैं, बट रीति रिवाज के अंदर कन्वेंशन नहीं आती। कन्वेंशन एक ब्रॉडर टर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे यहाँ पे पाँव छूने की प्रथा है तो वो एक कन्वेंशन है, वो रीति रिवाज भी है। हमारे यहाँ पर दूल्हे को घोड़ी पे बिठाया जाता है, ये भी एक कन्वेंशन है। ठीक है, मेहंदी लगाई जाती है, ये भी एक कन्वेंशन है। ठीक है, रीति रिवाज भी कह सकते हो, कन्वेंशन भी कह सकते हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रीति रिवाज में नहीं आती बट वो कन्वेंशन है। ठीक है, जैसे रात को सोना सुबह उठना, ये पूरे वर्ल्ड की कन्वेंशन है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि रात को काम करें सुबह सोएं, किसने मना किया है? हम क्यों नहीं वैसा करते? क्योंकि कन्वेंशन नहीं है ना, है ना, ऐसा कर नहीं सकते कन्वेंशन। ठीक है ना, तो बहुत सारी पढ़ना ज़रूरी है, सबको स्कूल बच्चों को भेजना ज़रूरी है। अगर कोई बोले कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूंगा ही नहीं, कोई मेरा क्या कर लेगा? कोई कर सकता है कुछ? लेकिन भेजना सारे भेजते हैं, क्यों? कन्वेंशन है। तो कन्वेंशन के ऊपर सारी लाइफ होती है, हर बंदे की लाइफ कन्वेंशन से जुड़ी हुई है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पे कन्वेंशंस किंग के टाइम से, क्वीन के टाइम से चल रही है। जैसे कि मोनार्की इज़ अ कन्वेंशन इन यूनाइटेड किंगडम। मोनार्की, ये मोनार्की क्या होती है? मोनार्की होती है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हेरिडिटरी हो। ठीक है ना, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी है या कौन है? हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है और वो इलेक्टेड होता है। अगर यूएस की बात करें, वहाँ पे भी हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, वो भी इलेक्टेड है। तो फ़र्क क्या है हमारे और यूएसए में? वो भी इलेक्टेड है, हमारे वाला भी इलेक्टेड है। हमारे वाला डी जूर है, वहाँ पे डी फैक्टो है। मीन्स वहाँ वाला डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यहाँ वाला इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डिफरेंस है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो है, मीन्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। यानी कि वहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का काम एक ही बंदा करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड किंगडम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, बट वो कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है और कन्वेंशंस को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है कि हमने क्यों हम भी वैसे कर लेते कन्वेंशंस, हमें क्या लिखने की ज़रूरत पड़ी? या अमेरिका को क्या लिखने की ज़रूरत पड़ी? ठीक है ना, बाकी कंट्रीज़ को क्या लिखनी, हमने क्यों वैसा नहीं किया? ऐसा भी तो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या दोगे? बट इसका मतलब ये हुआ कि मोनार्की में फिर कन्वेंशनल हो सकता है, वो नॉन मोनार्की में नहीं हो सकता। हमारे यहाँ भी तो मोनार्की थी पहले, मुगल्स कहाँ, यहाँ पे भी तो थे, यहाँ पे भी तो थी मोनार्की। डाइवर्सिटी अमेरिका में यहाँ से ज़्यादा है। यहाँ से हम बोलते हैं सिर्फ यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा, वहाँ पे यहाँ से भी ज़्यादा है। इंडिया का सिर्फ एक नाम है डाइवर्सिटी का, बाकी कंट्रीज़ में भी डाइवर्सिटी है। अमेरिका में बहुत डाइवर्सिटी है, वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक्स। ठीक है, वहाँ पे चाइनीज़, कोरियंस, जापानीज़, सारे लोग रहते हैं, वाइट्स, ब्लैक्स, अफ्रीकन्स, बहुत डाइवर्सिटी है। रीज़न क्या है? हमारे यहाँ पे कन्वेंशंस क्यों नहीं हुई? हमारे यहाँ पे कन्वेंशंस हुआ करती थी मुगल्स के टाइम पर। ठीक है, और अंग्रेज़ यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे लॉज बनाने स्टार्ट कर दिए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट। हमने तो नहीं बनाए, उन्होंने बनाए। उसके बाद चार्टर एक्ट्स, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये लॉज लाने स्टार्ट ही अंग्रेज़ों ने किए, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। 1773 से लेकर 1947 तक, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, कितने 100 साल हो गए। तो वो लॉज लाते गए, हम उनको मानते गए, ना चाहते हुए भी हम उनको मानते गए। धीरे धीरे उनकी हैबिट पड़ गई उन लॉज की हमें। फिर हमने भी क्या किया कि जब हमें आज़ादी मिली, हमने कहा
किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हम? हमें तो आज़ादी थी ना, हम अमेरिका जैसा भी बना सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या हम मोनार्की दोबारा से कर सकते थे कि नेहरू को बोलते तू किंग बन जा। किसने मना किया था? लेकिन हमने क्या किया? हमने आसान तरीका किया। हमने कहा अगर हम कुछ और सिस्टम करेंगे उसके लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमारे ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को, और उनको ट्रेनिंग के लिए पहले उस कंट्री में भेजना पड़ेगा, अमेरिका में। और हमें अमेरिका का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमें 500 साल का एक्सपीरियंस, 300 साल का ब्रिटेन का है। सारी किताबें उनकी यहाँ पढ़ी है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन उनका यहाँ पढ़ा है, सारे लॉज हैं। हम उनसे सलाह कर सकते हैं, हमारी फ्रेंडशिप उनके साथ है, उनके ऑफिसर्स हमारे फ्रेंड्स हैं। तो अब हम नई शुरुआत जाके अमेरिका में कहाँ करेंगे? हमें उनका एक्सेंट ही समझ नहीं आएगा, अमेरिकन एक्सेंट डिफरेंट होता है ब्रिटेन से। ठीक है, तो एक्सेंट तो चलो फिर समझ आ जाता है, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप नहीं ना थी। हम ज़्यादातर चीज़ें उनसे सीखते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जिनको हम नहीं जानते उनसे कैसे सीखेंगे? उनसे पहले हेलो हाय बनानी पड़ेगी, फिर सीखना पड़ेगा, है ना। इसलिए अच्छा है जो फ्रेंड है उसी से सीख लो। इसलिए हमने बेटर समझा कि ब्रिटेन वाला ही सिस्टम कंटिन्यू करते हैं, उसी का पुलिस सिस्टम, उसी का सिविल लॉ, उसी का क्रिमिनल लॉ, उसी का ही हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ले आए। हालांकि हम हिंदी बोलने वाला देश था, लेकिन हमने सारा कुछ लॉ का सारा कुछ हमने ब्रिटेन का इंग्लिश वाला लाया। इंग्लिश में इंग्लैंड का सारा लॉ इंग्लिश में हमने उसी को एडॉप्ट किया, आसान तरीका किया। करना चाहते अगर हिंदी में बनाना पड़ता वो बड़ी डिफ़िकल्टी आनी थी, ठीक है ना। तो इतना हमें काबिलियत नहीं थी, या इतना टाइम नहीं था, या इतनी हम पेन्स नहीं लेना चाहते थे, वो तो नेहरू जी को पता होगा। बट हमने आसान तरीका किया और वो हमने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये था। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमें अब तक क्या पता चला। अब तक इतनी डिस्कशन में देखो कितने 15-20 मिनट हो गए मेरे को बोलते। 15-20 मिनट में हमने ये देखा कि ब्रिटेन, नंबर 1 पॉइंट, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। नंबर 2, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस पे चलता है। नंबर 3, हमने ब्रिटेन का सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि हमें उसका एक्सपीरियंस था, ठीक है। फिर हमने कन्वेंशंस वाली चीज़ क्यों नहीं अपनाई? बिकॉज हमारे पास जब रेडीमेड चीज़ रिटन में थी तो हमने कन्वेंशंस क्यों अपनानी है? कन्वेंशंस तो वो अपनाता है जिसके पास रिटन में कुछ ना हो, और वो रिटन में तो ब्रिटेन के पास कुछ नहीं था स्टार्टिंग में, इसलिए उसने कन्वेंशंस ही कैरी ऑन कर दी। हमारे पास तो रिटर्न वो देंगे ना सारा कुछ, हमें कन्वेंशन को करनी थी, ठीक है। तो ये 5-6 चीज़ें हमने सीख ली। अब हम आते हैं डायरेक्ट, हमने टॉपिक ले लिया आज का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसमें फर्स्ट लॉ लिखिए आप, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो बुक्स खोलोगे, नोट्स खोलोगे, हमारे से भी नोट्स मिलेंगे तो उसके अंदर ये काफ़ी डिटेल में दिया होगा, बट ये मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे। तो इसके अंदर मैंने कुछ जो वो वाले पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, इसलिए मैंने उन पॉइंट्स को छोड़ दिया है जो कम आते थे, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आप लिख लो। अगर आपको फर्दर नीड अराइज होती है कि मैं और फर्दर पढ़ूँ रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह को, तो आप नोट्स में से जो हमारे से मिलेंगे उनमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। या लक्ष्मीकांत बुक है इसकी पॉलिटी की, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। अभी आप ये लिखो, 2 पॉइंट्स ही लिखे हैं मैंने इसके अंदर। नंबर 1, गवर्नर ऑफ बंगाल was made गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल was made as गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड, एक सेकंड, इसके साथ लिख लो पहले पॉइंट के साथ, द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल, द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल was Lord Warren Hastings। याद रखना, वेरन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, ना कि इंडिया का। इंडिया का बेंटिक है। पॉइंट नंबर 2, दिस एक्ट इस्टेब्लिश्ड
सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा इस्टेब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा। ये 2 पॉइंट्स ही लिखे हैं मैंने क्योंकि ये बार बार आ रहे थे, तो आपको अगर फर्दर चाहिए है तो नोट्स या बुक्स में से पढ़ लेना। आप फर्स्ट पॉइंट को समझाना ज़रूरी है इसमें, सेकंड तो आपको समझ आई है। फर्स्ट पॉइंट में यही 2 चीज़ें मैं समझाऊंगा। अंग्रेज़ आपको पता सबसे पहले कहाँ पर आए थे इंडिया में, बंगाल में आए थे, और उन्होंने कैपिटल किसको बनाया था, कैलकटा को बनाया था। इंडिया की सबसे पहली मेट्रो रेल भी कैलकटा की ही है, याद रखना, दिल्ली की नहीं है। कैलकटा में मेट्रो ट्रेन काफ़ी पुरानी है, एग्जैक्ट डेट तो मैं बता नहीं सकता, बट 80s 70s में वो थी। 1970s में वहाँ पे मेट्रो रेलवे थी, सारी अंडरग्राउंड है वो सड़क के ऊपर से नहीं जाती जैसे दिल्ली वाली जाती है, ये सारी कैलकटा वाली अंडरग्राउंड है पूरी। ओल्डेस्ट मेट्रो ट्रेन इन इंडिया अंग्रेज़ों ने बनाई थी। तो जब वो कैलकटा में गए तो वहाँ पे रूल कर रहे थे। अब बेसिकली अंग्रेज़ जो थे वो उस टाइम 3 टेरिटरीज़ पे रूल कर रहे थे, एक बंगाल, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। तीनों के उन्होंने एक एक गवर्नर रखा था। अब ज़्यादा पावरफुल इन तीनों में से बंगाल था, और सेंटर ऑफ पावर भी बंगाल था, और कैपिटल भी कैलकटा थी। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर को प्रमोशन दे दी, बोला कि आप गवर्नर जनरल बन जाओ, लेकिन बाकी के कैलकटा और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको प्रमोशन नहीं दी, वो गवर्नर ही रहे। तो इसलिए बंगाल का गवर्नर जो था वो गवर्नर जनरल बन गया, और वो बाकी दोनों गवर्नर से सुपीरियर हो गया ना सुपीरियर। जब एक बंदा गवर्नर जनरल बन जाए तो बाकी दो गवर्नर ही रह जाए, तो सुपीरियर हो गया है गवर्नर जनरल। तो ये 2 चेंजेस जो लाई, ये आपको याद रखना है। कल को आपको जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो पूछेगा विच एक्ट इस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा। ए चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बी चार्टर एक्ट ऑफ 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड ई नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब हम अगले एक्ट पे आ जाते हैं, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हाँ, मैंने 1-2 एक्ट्स बीच में नहीं लिखवाए हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। हाँ, वो मैंने स्किप किया क्योंकि वो एग्ज़ाम में काम आ रहा था, इसलिए डायरेक्ट 733 के ऊपर आया हूँ मैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Governor General of Bengal was made Governor General of India. The first such Governor General was Lord William Bentinck। तो ये इंडिया का पहला गवर्नर जनरल है। पॉइंट नंबर 2, फॉर द फर्स्ट टाइम the term government of India was used। For the first time the term government of India को इनवर्ट कॉमर्स में कर लो, was used। अब देखो, अंग्रेज़ तो आए थे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बन के, ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेड करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो मिलिट्री पावर कैसे बन गई, और दीवानी वगैरह एक्वायर कर ली उसने, और मिलिट्री पावर बन गई, ट्रुप्स रख लिए अपने। ये हम एक और लेक्चर में देखेंगे कि वो, या आज ही देख लेंगे या कल देखेंगे, देखना ज़रूरी है कि क्या हालात बने कि वो मिलिट्री पावर एक्वायर करनी पड़ी उसको।
कंपनी को। आज हम देखते हैं अदानी अंबानी की भी कंपनी है लेकिन किसी की अपनी आर्मी नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी आर्मी कैसे आ गई और कैसे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गई? यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टर्म यूज़ कर ली इसमें। क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर 33 वाला एक्ट है। पॉइंट नंबर 3, दिस एक्ट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब 1858 के एक्ट में पूरी तरह से बंद हो जाएगी। बंद होगी तो नहीं वैसे वो कंपनी, क्योंकि वो कंपनी आज भी चल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने कहीं पढ़ा था कि आज भी चल रही है। हाँ, और वो भी उसको एक्वायर किसी इंडियन ने किया। यस, ही इज़ राइट, ठीक है ना, ही इज़ वेरी राइट। और ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी है और उसको एक्वायर भी किसी इंडियन ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं जहाँ पे ये कह रहा था कि 33 वाले एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, बाकियों को नहीं, ठीक है। बाकियों को कौन से एक्ट ने बंद किया? नेक्स्ट जो आएगा ये 58 नेक्स्ट जो है 58 वाले ने, क्योंकि उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर ही छीन ली, सारी की सारी पावर क्राउन को दे दी, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट हम लिखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853, तो इसमें एक ही पॉइंट लिखा है मैंने, दैट इज ओपन कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, ओपन कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सिविल सर्विसेज यानी हायर सर्विसेज। आपको पता है कि इंडियंस को हमेशा क्लैरिकल जॉब तक सीमित रखा जाता था, उसके ऊपर वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। ये नहीं था कि इंडियंस काबिल नहीं थे, काबिल तो वर्ल्ड में बहुत पूरी दुनिया में लोग होते हैं। ये नहीं था कि सिर्फ अंग्रेज़ ही काबिल थे, वही पढ़ सकते थे, हम भी पढ़ सकते थे, बट वो मौका नहीं दे रहे थे हमें। तो ये क्योंकि इंडिया का प्रेशर था, ठीक है, इंडियंस का प्रेशर था कि हमें भी मौका दे दिया जाना चाहिए। और 1853 में फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन जो था वो स्टार्ट हो गया। इसके पीछे एक और बैकग्राउंड भी देखनी पड़ेगी हमें कि सिविल सर्विसेज की पोस्ट्स, देखो सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट होती है ना वो बहुत पावरफुल होती है आज की डेट में, चाहे वो इतनी पावरफुल ना हो, क्योंकि आज की डेट में पॉलिटिशियन उसके ऊपर आ गया। लेकिन इमेजिन करो कि अगर पॉलिटिशियन ऊपर हो ही ना तो फिर ये पोस्ट कितनी पावरफुल बन जाएगी। जैसे J&K में अभी पॉलिटिशियन नहीं है ना, सिर्फ LG है एक, वही एक LG एकमात्र पॉलिटिशियन J&K में LG ही है, बीजेपी का है वो। उसके अलावा इंडिया में अभी जम्मू में कोई भी पॉलिटिशियन अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स ही हैं, ठीक है। अंग्रेज़ों के टाइम भी ऐसा था। अंग्रेज़ों के टाइम क्या था कि जितने भी ऑफिसर थे वही सारा रूलिंग करते थे और मिनिस्टर तो एक भी नहीं था। जो वाइसरॉय होता था जिसकी प्राइम मिनिस्टर के बराबर की पावर थी दिल्ली में, वो ब्रिटेन का पार्लियामेंटेरियन होता था, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट जनरली होता था, वो ब्रिटेन से आता था वो, आप कह लो वो पॉलिटिशियन होता था। बट उसके नीचे जितने भी लोग थे सारे ICS थे। ICS मीन्स इंडियन सिविल सर्विस, आज की डेट में उसका नाम IAS है। तो इंडिया का रूल उस टाइम कौन कर रहा था? ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस के लोग, ठीक है, इतने पावरफुल थे। एक पॉइंट हम और आपको बता देता हूँ कि इंडिया में आज तो डेमोक्रेसी चल रही है, तो 47 से पहले इंडिया में क्या चल रहा था?
कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी? आज तो डेमोक्रेसी है ना हमारे देश में। हाँ, आज तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है। पहले कौन सी थी? सोचो, 47 से जस्ट एक साल पहले बोल दो। सिंपल क्वेश्चन। मोनार्की थी? मोनार्की नहीं थी क्योंकि किंग क्वीन तो कोई दिखते नहीं थे। फिर क्या था? एरिस्टोक्रेसी थी। एरिस्टोक्रेट्स जहाँ पे रूल करते हैं, यानी कि ज़मींदार टाइप के लोग, वो भी नहीं थी। तो फिर क्या था? अफसरशाही, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो इंडिया में उस टाइम रूल कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? ब्यूरोक्रेसी। ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना? ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होती है, ब्यूरोक्रेसी। तो जब इलेक्शन होती है तो इलेक्शन करके लोग ऊपर आ जाते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, वो सारे लोग आ जाते हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाती है, ऊपर आ जाते हैं पॉलिटिशियन, तो वो बन जाती है डेमोक्रेसी। डेमो मीन्स थ्रू द पीपल। तो ब्यूरो, डेमो तो हो गया थ्रू द पीपल, तो ब्यूरो का क्या मतलब हुआ? ब्यूरोक्रेसी, ऑफिसर्स वगैरह, यानी ब्यूरो का मतलब ऑफिसर। ब्यूरो का मतलब आया डेस्क से। डेस्क होता है ना, टेबल। तो क्योंकि ऑफिसर हमेशा डेस्क पे बैठते हैं ऑफिस में, तो वहाँ से आया ब्यूरोक्रेसी, ठीक है? तो अफसर, तो बेसिकली ये वर्ड वहाँ से आया। तो कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी चेंज हो गई जब इलेक्शन होकर लोग आने लगे, ठीक है? अब कुछ लोग, आपने मेरे से ये सवाल नहीं पूछा कि सर आपने तो गलत पढ़ाया, 47 में तो हमें आज़ादी मिली, उसके बाद डेमोक्रेसी आई इंडिया में, उसके पहले भी तो इलेक्शन होती थी इंडिया में, होती थी कि नहीं? हाँ, क्या होता था? हाँ, यस, इनडायरेक्ट, बट थी तो इलेक्शन ना। अब प्रेसिडेंट की भी तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, लेकिन है तो वो इलेक्टेड ना। हेड ऑफ द स्टेट तो बन गया ना, चाहे इनडायरेक्ट से हुआ। लेकिन आपने मेरे से ये क्यों नहीं पूछा कि सर 1920s के बाद तो इलेक्शन इंडिया में स्टार्ट हो गई थी, फिर हम डेमोक्रेसी क्यों नहीं बने? क्यों नहीं पूछा? ऐसे तो मैं बचता रहूँगा हर बारी, बच्चे पूछते ही नहीं है, तो मेरे तो काम आसान है। पार्टीज थी, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, अकाली दल था, कितनी पार्टीज थी उस टाइम? पूरे लेवल पे इलेक्शन बेशक नहीं होते थे, फुल फ्रेंचाइज नहीं थी, बट लिमिटेड फ्रेंचाइज तो थी, लिमिटेड तो थी ना। क्या लॉजिक से आंसर दोगे इसका? लिमिटेड तो थी ना, बताओ। इसका आंसर है कि आल्दो इलेक्शंस होती थी, मिनिस्टर्स भी बनते थे, डिस्कशंस भी होती थी बजट के ऊपर, बजट भी पास होता था, बट हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो इलेक्टेड नहीं थे, वो तो ब्यूरोक्रेट्स ही थे, गवर्नर और वाइसरॉय वगैरह। जब हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही इलेक्टेड नहीं है, वो अपॉइंटेड हैं, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ से आएगी? फिर तो वो ब्यूरोक्रेसी ही रही, ठीक है ना? क्यों रोहित, सही हूँ ना मैं? अगर मैं गलत हुआ तो मेरे को बता देना, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ होती है। देखो, हिस्ट्री की बुक निकाल के पढ़ लिया, 47 का वो 1857 का रिपोर्ट, वाह वाह वाह, नॉलेज आ गई, नॉलेज, ठीक है? वो पढ़ाई एक चीज़ होती है, ये पढ़ाई इस टाइप की पढ़ाई करो, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है? कहते हैं किताब पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जब आपको लगेगा ना कि बस अब और नहीं पढ़ने की ज़रूरत भी है साथ में, ये नहीं कि बस और नहीं पढ़ना,
वो तो हो गया कि मन नहीं कर रहा, अब और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हो गया, तब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। कौन कहता है कि पढ़ाई का अंत नहीं होता? कहते हैं ना पढ़ाई का कोई अंत ही नहीं है, पागल कहते हैं ऐसा ऐसा। पढ़ाई का अंत होता है जब आपको लगे कि आप मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ये नहीं कि सब कुछ तो कोई पढ़ ही नहीं सकता ना, वो तो आपको करोड़ों साल मिल जाएं पढ़ते जाओ तब भी कोई अंत नहीं है। बट आपको जब एक लिमिट लगे कि हाँ अब ठीक है, अब मेरी सिविल सर्विसेज की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब कहीं से कुछ भी पूछ लो, अब मैंने इतनी तैयारी कर ली है, उसको बोलते हैं तैयारी होना। ठीक है, जब आपको लगे नहीं अंदर से आवाज़ आए अभी रहता है अभी रहता है, इसका मतलब आपकी नहीं हुई, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि अब हो चुकी है, इसका मतलब सच में हो चुकी है। ठीक है ना, तो जब आपको वो अंदर से आवाज़ आएगी ना तब आप रुकना, उसके पहले रुकना नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब। तो मैंने वो बात समझ आ गई ना कि ब्यूरोक्रेसी क्यों थी, और ठीक है आगे चलते हैं अब हम। तो नेक्स्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब आपको पता है ये वाला एक्ट कब आया था? 1857 के रिवॉल्ट के तुरंत एक साल बाद। हाँ, इसलिए ये एक्ट में फार रीचिंग चेंजेस लाई गई। कौन सी चेंजेस? फार रीचिंग चेंजेस, बड़ी चेंजेस। नंबर 1, द कंपनी रूल वॉज रिप्लेस्ड बाय क्राउन रूल। कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, क्राउन मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्राउन मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्राउन क्यों कहा गया ये भी बता देता हूँ जिसको नहीं पता। बिकॉज वहाँ की क्वीन जो है वो क्राउन पहनती है, और इसलिए क्वीन से ताल्लुक़ है क्राउन का, तो वहाँ की क्वीन ही बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट होती है। ठीक है, तो इसलिए क्राउन। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्रैकेट में लिखो असिस्टेड बाय 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स। ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रैकेट में लिखो असिस्टेड बाय 15 मेंबर्स, ब्रैकेट क्लोज, फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, गवर्नर जनरल से ऊपर थी जो, और इसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हमने फर्स्ट लेक्चर में शायद डिस्कस किया था इसको, कि इसका ऑफिस जो था 500 लोगों का ऑफिस था, ये ब्रिटेन में ही था, बट इसकी सैलरी जो थी वो इंडिया से ही जाती थी 500 लोगों की, और इसलिए इसको भी ट्रेन ऑफ वेल्थ के अंडर लाया। इंडियंस ने बोला कि ये भी ट्रेन ऑफ वेल्थ ही हो रही है। एक और पॉइंट है, द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल was changed to Viceroy. Title of Governor General was changed to Viceroy, VICEROY। ठीक है, ये पॉइंट्स थे इस एक्ट के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये हमने कल भी पढ़ा था, लिखा था ये, इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। कल हमने, अगर आपको याद होगा तो पढ़ा था कि अंग्रेज़ों को इम्पैक्ट में 1857 का जो रिवॉल्ट का हम इम्पैक्ट कर रहे थे वहाँ पे पढ़ा था, अंग्रेज़ों को ये लगा कि कम्युनिकेशन गैप है हमारे बीच में और लोगों के बीच में, तो ये कम्युनिकेशन गैप को तोड़ने के लिए उन्होंने इंडिया के अंदर ये कहा कि अब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो लोगों को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि जब जो लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके लीडर जो होंगे वो हमसे बात करेंगे गवर्नमेंट से, तो जब वो बात करेंगे
तो हमें इंडियंस की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना, तभी पता चलेगा ना, अदरवाइज़ तो कैसे पता चलेगा, है ना। क्योंकि अदरवाइज़ अगर ज़मींदार बात करते थे इनसे तो ज़मींदार तो बोलेंगे हाँ सर सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, आप टेंशन फ्री लो, आप अपना काम करो, ये लो आपके लिए गिफ्ट लाए हम, गिफ्ट रखो। क्योंकि ज़मींदार इनके लॉयल थे, क्योंकि ये ज़मींदार का ख्याल रखते थे, ज़मींदार इनको टैक्स कलेक्ट करके, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देते थे और ये उनका ख्याल रखते थे, ठीक है ना। अब ये किसानों से तो मिलते नहीं थे, पीजेंट से, क्योंकि अगर पीजेंट से मिलते फिर पीजेंट इनको बताते कि क्या हालत है देश की। ये शॉपकीपर से मिलते नहीं थे, शॉपकीपर इनको बताते थे कि देश की क्या हालत है। ये मिलते थे उनसे जो इनके फ्रेंड्स थे, और इनके फ्रेंड्स इनको हमेशा सही हालत बताते नहीं थे, ठीक है ना। इसीलिए इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इंडिया में स्टार्ट किए। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि छोटी छोटी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, जैसे इंडिया काउंसिल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स होगी, जैसे यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, है ना, हम इस टाइप की चीज़ें, कि जो छोटे छोटे ट्रस्ट को, छोटे छोटे एजेंसीज़ को रिप्रेजेंट करते, जैसे किसान यूनियन मान लो, ग्रुप्स, किसानों को रिप्रेजेंट करने वाली यूनियन हो गई, या कोई शॉपकीपर्स यूनियंस हो गई, मतलब हर चीज़ की यूनियनिज़्म वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। पोर्टफोलियो सिस्टम, PORTFOLIO। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता है डिपार्टमेंटल सिस्टम। सिंपल है, आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अमित शाह के पास होम डिपार्टमेंट है, निर्मला सीतारमन के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, किसी के पास रेलवे डिपार्टमेंट है, किसी के पास एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसी डिपार्टमेंटलिज्म को पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था देश में? 1861 के एक्ट ने ये स्टार्ट किया था। एक्ट कौन सा था? 1861 ने ये स्टार्ट किया था। हाँ, बिल लाया था, लेकिन जब एक्ट बनता है हम तब से इसको मानते हैं कि ये स्टार्ट हुआ। बिल तो 2-3 साल पहले ही आता है ना, लेकिन हमने वो याद रखना कि जब एक्ट बन गया, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आएगा एक्ट कब बना, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया। नेक्स्ट एक्ट के ऊपर आ जाते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। For the first time, it introduced the principle of elections in India. The principle of elections in India. अब देखो इलेक्शंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, बट ब्रैकेट में ये भी लिखो इनडायरेक्ट। अब देखो इसमें रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस पहले स्टार्ट होते हैं, लेकिन इलेक्शंस बाद में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इलेक्शंस के लिए हमेशा इंडियंस डिमांड करते रहते थे इलेक्शन स्टार्ट हो, इलेक्शन स्टार्ट हो। तो यहाँ पर पहली बार इलेक्शन स्टार्ट हुई, बट इनडायरेक्ट स्टार्ट हुई, ठीक है। यही एक्ट्स के बारे में मैंने इतने ही अपने नोट्स हैं। इसको कर लोगे तो प्रीलिम के क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर जो ज़्यादा पढ़ाकू हैं वो बुक से भी पढ़ सकते हो। पहले इसको याद कर लो, अगर आपको लगता है कि आप और भी कर सकते हो तो बुक से पढ़ लो, ठीक है। अगर डायरेक्ट, अब ये मैं टॉपिक सबसे पहले क्यों नहीं कराता, आज क्यों कराया चौथे लेक्चर में? आज चौथा लेक्चर है ना हिस्ट्री का। कभी कभी मैं पहले कराता था ना, तो अगले दिन बच्चे क्लास में ही नहीं होते थे। फिर हम पूछते थे आए क्यों नहीं? सर वो हिस्ट्री तो बड़ी टफ है।
हम नहीं कर पाएंगे केएस। वो इस टॉपिक से इतना डरते हैं बच्चे, ये रेगुलेटिंग एक्ट, ये तो मैंने लिखा दिया ना अभी आपको 15-20-25 मिनट में, लेकिन अगर आप इसको लक्ष्मीकांत में खोलोगे ना टॉपिक को, वहाँ पे ये 12 पेजेस का है, 12-13 पेजेस का, और एक एक्ट में 10-10, 20-20 पॉइंट्स मिलेंगे, और इतना इतना लेंथी, एक एक पॉइंट इतना इतना लेंथी लिखा हुआ है। आप समझने लगोगे ना, आपको 2 दिन लगेंगे समझते हुए, और आप वहीं पर डिस्करेज हो जाओगे। और सबसे अनफॉर्चुनेटली ये है भी चैप्टर, पहला चैप्टर पॉलिटी का भी पहला चैप्टर यही है, और मॉडर्न इंडिया का पहला चैप्टर भी यही है, दोनों में कॉमन है। और बंदा तैयारी भी या पॉलिटी से स्टार्ट करता है या हिस्ट्री से, वो सबसे पहले यही मिलता है, वो बंदा वहीं पे घूम जाता है, ये क्या है। इसलिए मैं 4th लेक्चर में कराता हूँ और अपने नोट्स से कराता हूँ, कहता हूँ कि आप जिसमें हिम्मत है तो बाकी बुक्स पढ़ लो, लेकिन ये कर लोगे तो ये भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं जी वेरी इजी टॉपिक के ऊपर, जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आज इसको ख़त्म कर देना है, नेशनलिज्म को, लेट हो रही है हिस्ट्री हमारी, आज करना ही करना है ख़त्म। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यही कहूँगा कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की भावना 1857 के रिवॉल्ट के बाद ही स्टार्ट हुई, क्योंकि नेशनलिज्म तब आता है जब एक दुश्मन मिल जाता है सामने। जैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई मिलिटेंट अटैक करता है, हमारे अंदर नेशनलिज्म ज़्यादा आता है या कम आता है? ज़्यादा आता है ना। हमें लगता है कि दुश्मन मिल गया एक पाकिस्तान, अब नहीं छोड़ना इसको, है ना। दुकान में कुछ खरीदने जाओगे, किराने की ब्रेड लेने जाओगे, वहाँ पे भी पाकिस्तान की बुराई करोगे, दुकानदार भी और आप भी। अगर पाकिस्तान कोई अटैक ही नहीं करेगा तो हम उसकी बुराई नहीं करेंगे, फिर हम क्या बात करेंगे किराने वाले के साथ? पड़ोसी की, कि वो पड़ोसी बड़ा बुरा है, वो पड़ोसी बड़ा बुरा है ना, चुगलियाँ लगाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान अटैक कर देगा फिर हम पड़ोसियों की बात भूल जाएंगे, फिर हम पाकिस्तान को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो नेशनलिज्म तब आता है जब कोई दूसरी ताकत हमारे ऊपर अटैक करती है। घर में भी ऐसे होता है, घर में भी हम एक दूसरे का सोचते हैं, इसने ये कर दिया, मेरे भाई ने ये कर दिया, बहन ने ये कर दिया, वाइफ ने ये कर दिया, फादर ने ये कर दिया, मदर ने ये कर दिया। लेकिन कोई बाहर का एनिमी आता है तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं दुश्मन ने ये कर दिया। तो नेशनलिज्म हमारे देश में बेसिकली तभी आया जब हमारे ऊपर 1857 वाला जो वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप लिखिए द फेलियर ऑफ द आउटब्रेक ऑफ 1857। द फेलियर ऑफ द आउटब्रेक ऑफ 1857। यहाँ पे आउटब्रेक लिखा है, आप इसको रिवॉल्ट भी लिख सकते हो। ओपनड अ न्यू फेज, opened a new phase in India's struggle for freedom. India's struggle for freedom. Though it was not the first revolt, though it was not the first revolt in India, as is evident from संथल आउटब्रेक 1855। संथल आउटब्रेक हमने पहले भी इसको 2 बार लिख चुके हैं। 1855 इन बिहार एंड द इंडियन डिस्टर्बेंसेस 1859 to 1861।
Indian disturbances 1859 to 1861 in Bengal, comma, it was the first intellectual movement इट मतलब 1857 का रिवॉल्ट की बात हो रही है यहाँ पे। इट वॉज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट विच हैड टेकन रूट before 1857, now flowered into a national consciousness. Next para. Thus the second half of the 19th century saw the emergence of all India nationalism, full stop. The Indian National Congress founded in December 1885 became the epicenter of founded in December 1885 became the forum, not epicenter, forum for the organized expression of this nationalism. Organized expression of this nationalism. Next para. Indian nationalism was the product of the following: Indian nationalism was the product of the following. Number one, a worldwide upsurge of the concepts of nationalism, initiated by French Revolution, Point number two, Indian Renaissance के स्पेलिंग है RENAISSANCE. Point number three, offshoot of modernization
offshoot of modernization initiated by the British in India. And point number 4, developed as a strong reaction to British imperial policies in India. तो यहाँ पर इंडिया का नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ? एक तो वर्ल्ड वाइड अपसर्ज चल रहा था। अब देखो आगे भी हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड में हैपनिंग्स होती थी ना, उनका इफेक्ट इंडिया पे बहुत होता था। ठीक है, जैसे वो वर्ल्ड वार 1 हो, वर्ल्ड वार 2 हो, या कहीं पे रशियन रेवोल्यूशन चल रही थी तो इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर बहुत इफेक्ट हुआ वर्ल्ड वार रशियन रेवोल्यूशन में। ठीक है, या फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी तब यहाँ पे इफेक्ट हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर्स में आती थी। न्यूज़पेपर्स उस टाइम लोग बहुत पढ़ते थे, टीवी तो कम होता ही नहीं था, न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते थे, तो उससे लोगों को इम्पैक्ट पड़ता था। ठीक है, और दूसरा इंडियन रेनिसेंस मीन्स के इंडिया जागृति इंडियंस के अंदर आई, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आई या मॉडर्नाइजेशन से आई। तीसरा ऑफशूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो अंग्रेज़ यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन लॉन्च कर रहे थे, उससे भी इंडियंस को लगा कि हमें यूनाइटेड होना चाहिए, गुलाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म। फैक्टर्स इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। नंबर 2, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नंबर 2, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। इसमें यह बताया गया है कि अंग्रेज़ इंडिया में जब रूल करने आए तो उससे पहले हमारे छोटे छोटे राजा रूल कर रहे थे, जैसे राजपूत, मराठास वगैरह वगैरह। तो हम एक यूनाइटेड गवर्नमेंट इंडिया में नहीं थी, एक यूनाइटेड रूलर नहीं था जैसे मुगल्स के टाइम पर था, ऐसा अब नहीं था। अंग्रेज़ों ने वही काम किया कि पूरी इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को एक जैसा समान बना दिया, सिमिलर बना दिया। पूरे देश में एक ही लैंग्वेज इंग्लिश, पूरे देश में एक जैसी पढ़ाई स्कूल्स कॉलेजेस में, पूरे देश में एक जैसी यूनिवर्सिटीज़ लॉन्च की, पूरे देश में एक जैसी सोच। ठीक है, और जब एक देश में सब कुछ एक जैसा हो रहा हो तो यूनिफिकेशन खुद आ जाती है। जब अलग अलग हो रहा हो, तमिलनाडु में अलग हो रहा है, पंजाब में अलग हो रहा है, तो यूनिफिकेशन नहीं आती। तो अंग्रेज़ों ने खुद ही थोड़ा अपने खिलाफ लोगों को कर लिया कि लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम थी, पॉलिटिकल कंट्रोल भी सेम था, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी सेम थी। अगर ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी तो पूरे देश के ऊपर हो रही थी, यानी कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हो रही थी, सारे देश के ऊपर ट्रेड हो रहा था। मतलब वो यहाँ से पैसा ले जाते, यहाँ से गुड्स ले जाते थे और वहाँ की फिनिश्ड गुड्स यहाँ पर दे देते थे। तो आप इसमें लिखो, इम्पीरियल ब्रिटेन
ruled whole of India and created a large state. Imperial Britain ruled whole of India and created a large state than that of the Mauryas or the Mughals. मौर्यास और मुगल से भी बड़ी टेरिटरी इन्होंने रूल की। चंद्रगुप्त मौर्य का रूल पता ना, अशोका का, ये उसकी बात कर रहा है मौर्यास। अशोका कितना बड़ा रूलर था, कितनी बड़ी टेरिटरी को रूल कर रहा था, और मुगल्स कितनी बड़ी टेरिटरी को रूल कर रहे थे, खास करके औरंगज़ेब के टाइम पे। औरंगज़ेब पूरा साउथ तक पहुंच गया था और अंग्रेज़ों ने उससे भी बड़ी टेरिटरी रूल की। ठीक है, तो पूरे देश को एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले आए। याद रखना, आज का इंडिया नहीं है वो, इसके अंदर दो देश और थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो तीन देश थे। हाँ वो भी। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। while Indian provinces were under direct British rule, Indian states means princely states, were under indirect British rule. Next para, the British also established a highly centralized administration हाईली सेंट्रलाइज्ड कौन सी होती है, जो एक ही जगह से स्टार्ट होती है, दिल्ली से, सेंट्रलाइज्ड, जिसको सेंट्रली पूरा कंट्रोल करता है। हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन throughout the length and breadth of the country. Point number 3, Western education and thought. Western education and thought. The introduction of modern system of education provided Western ideas which gave a new dimension to Indian political thinking. The newly educated Indians
educated Indians were inspired by liberal and radical thought. लिबरल एंड रेडिकल थॉट। आपको पता है कि जो रेडिकल लोग होते हैं, रेडिकल का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट, वो ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं या ज़्यादातर ना पढ़े लिखे होते हैं? उल्टा बोला आपने, पढ़े लिखे ज़्यादा रेडिकल होते हैं, पता है आपको ये? आप जितने भी मिलिटेंट्स देखोगे ना किसी भी कौम के, वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, देख लेना कभी। अनपढ़ बंदा कभी मिलिटेंट नहीं बनता, पढ़े लिखा बनता है। अफजल गुरु पढ़ा लिखा था, जेएनयू में पढ़ाता था वो, ठीक है। अभी सिख मिलिटेंसी की बात करें पंजाब में 80s में, तो वो भी सारे पढ़े लिखे ही थे, यूनिवर्सिटी से थे, GNDU से। हाँ, बिकॉज इनको नॉलेज होती है ना, ये फिर नॉलेज देख के ये कहते हैं कि हम सही रास्ते पे चलेंगे, इनके लिए सही रास्ता वो होता है। अब भगत सिंह पढ़ा लिखा कम था कि ज़्यादा था? देखना का आज जाके तो फिर आपने उल्टा बोला ना। हमें ये लगता है कि अनपढ़ लोग मिलिटेंट बन जाते, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सही बात है। आज तो ये खबर आई कि राजीव गांधी को जिसने मारा था वो छूट गया, अब वो भी पढ़ा लिखा होगा। अब ये एक अलग विडंबना है कि राजीव गांधी के किलर्स छूट जाते हैं, इंदिरा गांधी के किलर्स छूटते नहीं हैं, उनको महीने 2 महीने के अंदर ही फांसी हो जाती है, और अफजल गुरु जैसे भी नहीं छूटते। तो ये सस्पेंस ही है एक, जो वो हमराज मूवी वाला हमारे देश में। अगर फांसी देनी है सारे को दो, फिर राजीव गांधी वालों को क्यों छोड़ दिया? इससे पहले भी ये ज़रूरी नहीं बीजेपी ने छोड़ा है, कांग्रेस ने खुद छोड़ा था। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तब भी राजीव गांधी वालों को, अब ये चिल्ला रहे हैं ना कि बीजेपी ने छोड़ा है, ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस ने खुद छोड़े हैं, क्योंकि ये तमिलनाडु से बिगाड़ना नहीं चाहते। तमिलनाडु में एलटीटी ही है, एलटीटी से ये डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि एलटीटी बहुत ख़तरनाक ग्रुप है। राजीव गांधी को क्यों मारा था? क्योंकि राजीव गांधी श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, LPKF समथिंग, SKP कुछ ऐसा नाम था, है ना, और उन्होंने फिर हमारे 300 लोगों को मार दिया था, पीस कीपिंग फोर्सेस को मार दिया था, ठीक है। और उसका बदला फिर उन्होंने राजीव गांधी को मार के लिया कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसने तमिल इलाम के लोगों को वहाँ पे मारने के लिए भेजा। लेकिन अब चलो मार दिया, मारा तो प्राइम मिनिस्टर को ना, प्राइम मिनिस्टर को जिसने मारा उसको छोड़ा जाता है? चाहे 30 साल जेल काट ली उसने, लेकिन छोड़ कैसे दिया? उसको तो 10 फांसी होती है, 10 फांसी तो पूरी ही नहीं होती, 30 साल चाय काट ली, ठीक है। तो ये एक गलत प्रेसिडेंट है। अब इससे क्या होगा कि मुस्लिम लोग भड़केंगे, वो कहेंगे हिंदू था तो छोड़ दिया, सिख भड़केंगे, सिख कहेंगे हिंदू था तो छोड़ दिया। अब अगर राजीव गांधी को किसी सिख ने मारा होता तो उसको कभी नहीं छोड़ते, मुस्लिम ने मारा होता उसको तो उसी दिन फांसी दे देनी थी इन्होंने, ठीक है ना। लेकिन ये गलत प्रेसिडेंट है, मैं गलत चीज़ को गलत ही बोलता हूँ, चाहे उसका कोई ओपोजिशन करे या जो मर्जी करे, गलत चीज़ गलत है, सही चीज़ सही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, कुछ चीज़ें हमारे देश में सही हो रही हैं, कुछ गलत भी हो रही हैं। आगे चलते हैं। लॉ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि लॉ अगर एक जैसा नहीं होगा तो उससे क्या होता है, उससे मिलिटेंट्स बनते हैं लोग, उससे रेडिकलिज्म आता है। जब लॉ सबके लिए एक जैसा, सबको एक जैसी ट्रीटमेंट मिल रही है, चाहे वो अमीर है गरीब है कोई भी धर्म का है, फिर लोगों में क्या, लोग भी देखते हैं हाँ यार उसको भी तो मिली फांसी, हमें क्यों गुस्सा आ रहा है, उसको भी तो मिली ना। लेकिन जब लोग देखते हैं उसको नहीं मिली, हमें मिल रही है, तो फिर वो गलत हो जाती है। जब गलत चीज़ मन में बैठ जाती है ना, तो फिर वो एक हीन भावना जाग जाती है, फिर वो सारे लोग कहते हैं इस देश में रहना ही नहीं है, निकलो यहाँ से। तभी फिर कनाडा दौड़ रहे हैं लोग, फिर UK दौड़ रहे हैं लोग, है ना। तो इसलिए अगर बड़ी सारी सो द न्यूली एजुकेटेड इंडियंस, ये हमने लिख लिया। यूरोपियन राइटिंग्स लाइक, ओके, तो अब लिखो यूरोपियन राइटर्स लाइक मिल्टन
मिल्टन, जॉन मिल्टन पूरा नाम है इसका, पोइट था ये, पोइट। शैले, SHALLEY। बेंथम, BENTHAM। मिल, MILL, मिल भी नाम है बंदे का। ये बहुत बड़े बड़े राइटर हैं। स्पेंसर, SPENSER। रोज़ो, ROUSSEAU एंड वोल्ट्रे, VOTLARIE। वोट पता नहीं क्या है, वोटलेर। अब ये इंग्लिश लिटरेचर वाले को पता होगा। विच इंस्पायर्ड द इंडियन इंटेलिजेंसिया, विच इंस्पायर्ड द इंडियन इंटेलिजेंसिया। with the ideals of liberty, nationality and self government। अब इनकी पोइम्स पढ़कर, इनकी बुक्स पढ़कर इंडियंस जो पढ़ रहे थे, और पढ़ा अंग्रेज खुद रहे थे हमें, तो हमें वो लोग, ये लोग क्या लिखते थे कि लिबर्टी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और हम कहते थे ना इधर लिबर्टी है, ना इधर डेमोक्रेसी है, ना इधर रूल ऑफ लॉ है। आप पढ़ा कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, इसलिए ये उनसे उत्तेजित होकर गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते थे। नेक्स्ट पैरा। द इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प्ड द educated Indians from different parts of the country to communicate with each other and organize national movement। नेक्स्ट पॉइंट। तो इस पॉइंट के अंदर बेसिकली दो पॉइंट आ गए। एक तो फर्स्ट में हमने बुक्स, उनकी बुक्स वगैरह देखी, और दूसरे लास्ट पैराग्राफ में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जोर दिया गया है। इसको आप डिफरेंट पॉइंट भी बना सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज ने, आल्दो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, पंजाबी, मराठी वगैरह, पहले कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। जब इंग्लिश आ गई तो मराठी तमिल वाले के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता था और इजी हो गया उनके लिए। पॉइंट नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। The later half of 19th century saw an unprecedented growth of India owned OWNED English and vernacular newspapers। इंग्लिश एंड वर्नाकुलर होता है लोकल, जैसे पंजाबी का, तमिल का। वर्नाकुलर VERNACULAR न्यूज़पेपर्स, which was also an offshoot of
which was also an offshoot OFFSHOOT of British rule in India. British rule in India. Full stop. In 1877 there were about 169 newspapers published in vernacular languages and their circulation reached the neighborhood of 1 lakh, यानी 1 लाख लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लगे वर्नाकुलर। नेक्स्ट पैरा, द इंडियन प्रेस PRESS has played a notable role, NOTABLE रोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन मोबिलाइजिंग MOBILISING पब्लिक ओपिनियन, organizing political movements, and promoting nationalism. The press exposed the excesses of excesses of British Indian administration apart from popularizing the ideas of representative government, liberty, democratic institutions, home rule and independence. Next point, rediscovery of India's past. Rediscovery of India's past. इसमें ये होगा कि हमें ये पता चला पढ़ के कि हमारे पास हमारी रिच हेरिटेज है जिसमें ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और उपनिषद ये सब है। और हमें ख़ास करके तब बड़ी चिंता हुई कि जब अंग्रेज़ों ने उपनिषद पढ़ने स्टार्ट किए, उन्होंने हमारे कल्चर को देखना स्टार्ट किया और सीखना स्टार्ट किया, तो हमने उसके ऊपर प्राउड होने लगा। हमने कहा हमारा कल्चर भी रिच है ना, तो इसलिए हम उसके अंदर प्राउड फील करने लगे। तो तभी टाइटल दिया रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट।
historical researches in ancient Indian history by European scholars like Max Muller, Monier, Monier, Williams, Roth, Roth, Sasson, Sassoon, etc., Sassoon, etc., and by Indian scholars like Dr. R.G. Bhandarkar, Bhandarkar, R.L. Mitra, Ram Mohan Roy, and Swami Vivekananda, etc., helped in rediscovering India's past glory and greatness. India's past glory and greatness. It gave a new sense of confidence to the educated Indians and inspired them with a new spirit of patriotism and nationalism. आज इतने पॉइंट्स ही करेंगे, वो कल बाकी करेंगे।